हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। उस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले जो हमारा यहाँ पे सीएपीएफ 2023 वाला जो पेपर हुआ था। तो उसमें जो हमारे केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आए थे, तो ओवरऑल हमें हमें यहाँ पे देखने को मिले थे कि 11 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे केमिस्ट्री के हमें यहाँ पे देखने को मिले थे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके डायरेक्ट सोर्स कौन कौन से थे। ठीक है, जैसा आपको पता होगा कि यूपीएससी में मेनली अगर हम साइंस सेक्शन की बात करते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है, तो वो आपको डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी से ही देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे यही देखेंगे। अभी हम जब यहाँ पे 11 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक क्वेश्चन को हटा के, मतलब 10 के 10 क्वेश्चन अगर आप हम यहाँ पे बात करते हैं, तो डायरेक्टली आपकी जो स्टेटमेंट भी है ना, वो डायरेक्टली आपकी यहाँ पे बुक से ही ली गई है। ठीक है, बस एक क्वेश्चन आपका ऐसा है जिसके बारे में टॉपिक तो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखा है, पर आपको थोड़ा वहाँ पे लॉजिक लगाना था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक में जो आपको स्टेटमेंट्स दे रखी है, उनसे आपको यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे साइंस के सेक्शन की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो और यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो मैं यहाँ पे कुछ वीडियोस ला रहा हूँ, तो यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि आपके लिए सीडीएस या फिर आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक्स। ठीक है, तो इन सब जो आपके यहाँ पे वीडियोस आने वाली हैं कुछ और, तो इसके बाद ना मैं आपके लिए यहाँ पे बेसिकली एक एनसीईआरटी की सीरीज़ लाने वाला हूँ, जहाँ पे हम सारे सब्जेक्ट जो भी आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जीके के सेक्शन में, उन सब के यहाँ पे एनसीईआरटीज़ को कवर करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। तो उनसे आपको यहाँ पे हेल्प मिल पाएगी। तो आपको यहाँ पे ये बेसिकली इन वीडियो से आप यहाँ पे उस सीरीज़ की इंपॉर्टेंस आप समझ पाओगे कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो सीरीज़ आपके लिए होने वाली है। तो वो भी आपको यहाँ पे ज़रूरी देखनी है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चंस आए हैं उसके डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट में मैं बस एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि दूसरों तक भी पहुँच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए, और ताकि वो भी अपने जो हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी की सीरीज शुरू कर रहे हैं तो वो भी उसको यहाँ पे फॉलो कर पाए। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस चीज़ से रिलेटेड, कोई भी आपको यहाँ पे मान लो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उससे भी रिलेटेड कोई डाउट होता है, तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ओके, सो नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे कि ओवरऑल हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं, ओवरऑल हमें यहाँ पे 11 क्वेश्चन देखने को मिले केमिस्ट्री से यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, 2023 के सीएपीएफ पेपर में। और इसमें से आपको यहाँ पे 9th से आपको देखने को मिलेंगे 2 क्वेश्चन, 10th वाले क्लास से आपको देखने को मिलेंगे 3 क्वेश्चन, 11th वाले एनसीईआरटी से केमिस्ट्री के आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे 4 क्वेश्चन, और 12th वाली से आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे डायरेक्टली 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलनी देखने को मिले और डायरेक्ट कहाँ कहाँ से देखने को मिले। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, द मेथड used in separating a mixture of two miscible liquids having sufficient difference in their boiling point is। ठीक है, मतलब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दो मिसेबल लिक्विड्स अगर आपको यहाँ पे दे रखे हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो उस केस में आप यहाँ पे कौन सा मेथड आप बेसिकली यहाँ पे यूज़ करोगे उसको अलग करने के लिए। ठीक है, तो देखो ये आपको यहाँ पे क्लास 9 की एनसीईआरटी से पूछा गया है। ठीक है, और पेज नंबर भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे पेज नंबर डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि जो मैं आपके लिए एडिशन में आप मतलब पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ उसमें मेरे लिए पेज नंबर 21 से 22 है। अगर आप यहाँ पे कोई डिफरेंट ईयर का एडिशन यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको यहाँ पे डिफरेंट पेज नंबर देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली आपके यहाँ पे बहुत सारे आपके जो यहाँ पे चैप्टर्स है वो भी अभी यहाँ पे रैशनलाइज कर दिए गए हैं। ठीक है, जैसे 2023 2024 की अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये रिकमेंड करूंगा कि आपको ओल्डर एनसीईआरटीज पढ़नी है। ठीक है, लेटेस्ट एनसीईआरटीज नहीं पढ़नी है, क्योंकि उसमें चैप्टर्स ही आपके लिए यहाँ पे कम हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो पी ब्लॉक का चैप्टर है 11th क्लास का, वो जैसे हटा दिया गया बिल्कुल ही। ठीक है, तो वो अगर आप यहाँ पे नहीं पढ़ोगे तो आपको हमें हमें तो जैसे पता है कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन एग्जाम जो हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, चाहे वो सीडीएस हो सीएपीएफ हो, भले यहाँ पे एफ कैट भी हो या फिर कोई भी दूसरा हो, एसएससी का ही क्यों ना हो, आपके लिए पी ब्लॉक भी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बोलूँगा कि आपको ओल्डर वर्जन ऑफ एनसीईआरटी पढ़नी है। अराउंड 2018 से 2019 वाली आप पढ़ लो या फिर 2021 वाली पढ़ लो, पर लेटेस्ट वाली अभी आप मत पढ़ना, क्योंकि उसमें चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हटा दिए गए हैं। ठीक है, 3 से 4 चैप्टर्स आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, तो रैशनलाइज चैप्टर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इसलिए ओल्डर एनसीईआरटीज आपके लिए मस्ट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आपका यहाँ पे चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर 2 है बेसिकली आपका यहाँ पे। ठीक है, जो आपको यहाँ पे 9th क्लास की एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा केमिस्ट्री में। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अब देखो यहाँ पे ना हूबहू सेम टू सेम स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखो ये आपको यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे आप देख पाओगे हाउ वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसेबल लिक्विड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको समझा रखा है, एक एक्टिविटी दे रखी है, इसको आपने परफॉर्म भी किया होगा प्रैक्टिकल्स में। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है कि दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो जो स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में दे रखी थी ना, आप बोलोगे कि आपको वो कहाँ देखने को मिल रही है। आपको यहाँ पे दे रखा है द मेथड यूज इन सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू मिसेबल लिक्विड हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो अब देखो यहाँ पे हूबहू सेम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। For the separation of components of a mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling point। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपको ना एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट आपको यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन में दी गई है और आपसे पूछा है बस यहाँ पे कि कौन सा प्रोसेस यूज करोगे। ठीक है, तो वो प्रोसेस कौन सा आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे डिस्टिलेशन। ठीक है, एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट है आपकी यहाँ पे। अब उसके बाद देखो यहाँ पे कंफ्यूजन जो मेनली आपको हो सकती थी यहाँ पे ऑप्शंस में, एक डिस्टिलेशन से हो सकती थी और एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हो सकती थी। तो देखो यहाँ पे दोनों ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखो डिस्टिलेशन आप तब यूज करोगे जब यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस हो, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में। पर वहीं पे अगर कम डिफरेंस होता है तो उस केस में आप यहाँ पे यूज करते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो कि आप यहाँ पे भी पढ़ पाओगे। सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसेबल लिक्विड फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लेस है, मतलब कि यहाँ पे जो डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट का वो 25 केल्विन से कम होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है आपको यहाँ पे इन दो मेथड्स में यहाँ पे आपको दिक्कत हो। ठीक है, फिल्ट्रेशन वाले में या फिर आप बोल सकते हो। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे यूजफुल होने वाली यहाँ पे एनसीईआरटीज अगर आप देखोगे ना, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस ही आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दे रखा है इस चीज़ के लिए, यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए, यहाँ पे कि सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो इन सब चीज़ों के लिए आप यहाँ पे ये सब यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वापस क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे फिल्ट्रेशन में या फिर सिंपल डिस्टिलेशन में दिक्कत हो सकती थी, तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि बॉइलिंग पॉइंट आपके लिए यहाँ पे एक मेन आप बोल सकते हो यहाँ पे इसका फीचर है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे ये बता सकते हो कि कौन सा मेथड आप यहाँ पे यूज करोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ रखा है क्लास 9th की एनसीईआरटी से। पेज नंबर आप यहाँ पे वेरी सेम मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे जो भी आप एडिशन आप यहाँ पे यूज करो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2.2 आपका यहाँ पे ये पर्टिकुलर टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा व्हाट इज सोल्यूशन में। तो यहाँ पे ये भी आपका सेम ही चैप्टर से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पे चैप्टर 2 है 9th क्लास का। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रखा है मेनली कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो अब करेक्ट किस चीज के ऊपर पूछा है, यहाँ पे अलॉयज के ऊपर यहाँ पे पूछ रखे कि अलॉयज आर मिक्सचर, अलॉयज आर कंपाउंड्स, अलॉयज आर ऑलवेज मेड अप ऑफ मेटल, ऑल अलॉयज कंटेन कार्बन एज वन ऑफ देयर कंपोनेंट। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा सही है आपसे बेसिकली ये पूछा। अब देखो यहाँ पे नीचे आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे को स्टार मार्क भी कर दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखे कि अलॉयज आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। ठीक है, मतलब कि या तो दो मेटल का मिक्सचर हो, एक मेटल एक नॉन मेटल का मिक्सचर हो, या फिर दोनों ही नॉन मेटल का मिक्सचर हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्टेटमेंट आपको देखो डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे मिल गई कि अलॉयज आर मिक्सचर। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ क्या है, एकदम करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे ना एनसीईआरटीज को पढ़ने का भी एक तरीका होता है, तो आपको यहाँ पे वो भी ध्यान रखना है कि आप जब भी यहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक है, एनसीईआरटी, तो पहले तो आपको ट्राई करना है कि पहले एक वन गो में आप पहले एक चैप्टर कंप्लीट कर लो। ठीक है, उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद वापस आप आओगे, तो उसके बाद ना आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट स्पेसिफिकली यहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप यहाँ पे हाईलाइट करो। और साथ ही साथ ना आप यहाँ पे खुद से भी क्वेश्चन फॉर्म करने की अपनी तरफ से यहाँ पे ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ऐसे ट्राई करोगे कि आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इजीली उसको ना पेपर में भी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आप बेसिकली यूज़ भी कर सकते हो हाईलाइट करने के लिए, वो आपके ऊपर है। तो उससे आपको यहाँ पे हेल्प ही मिलेगी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो हाईलाइट करने के लिए, तो उस चीज़ से तो यहाँ पे देखो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिला है। और यहाँ पे इसका आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, अलॉयज आर मिक्सचर। ठीक है, तो अलॉयज आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो मेटल्स या फिर एक मेटल एक नॉन मेटल का। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे बेसिकली याद रख लेनी है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो देखो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज नोन एज ब्राइन, द सॉल्ट इज। तो बेसिकली आपसे यहाँ पे पूछा है कि कौन से सॉल्ट को हम लोग यहाँ पे ब्राइन भी बोलते हैं। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट इज ऑल्सो नोन एज ब्राइन। तो देखो ये आपको मिलेगा आपको यहाँ पे 10th क्लास की एनसीईआरटी में, और पेज नंबर 30 है। और ये आपका ये चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पाओगे, यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप आओगे, तो यहाँ पे क्या दे रखे कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड
जिसको यहाँ पे देखो ब्रैकेट में भी दे दिया है, यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये भी डायरेक्ट आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है। तो आपका आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसके अलावा भी आप यहाँ पे आगे पढ़ सकते हो कि ये डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना कितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है यहाँ पे कि कौन सा प्रोसेस इसको हम लोग बोलते हैं, किस प्रोसेस के नाम से इसको जानते हैं, या फिर जो आपका यहाँ पे जो प्रोसेस का नाम दे रखा है। ठीक है, अब देखो क्लोर मतलब क्या है, यहाँ पे क्लोरीन है। फिर एल्कली फॉर, यहाँ पे एल्कली क्यों यूज हुआ है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए यहाँ पे यूज हुआ है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पाओगे कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से आपको यहाँ पे कितने ज़्यादा क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं ये लोग। ठीक है, यूपीएससी वाले आपको यहाँ पे इजीली एक स्टेटमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे इजीली ये लोग फॉर्म कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ भी अपने माइंड में सोच के चलने की, आपको भी अपनी तरफ से क्वेश्चन फॉर्म करने, ताकि आपके लिए यहाँ पे वो ईजी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे वही आप देखोगे, यहाँ पे क्लोरीन गैस इज फॉर्म एट एनोड, फिर हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म एट कैथोड, फिर आपका यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है वो आपका कहाँ पे बनता है, कैथोड के पास बनता है। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे जाननी ज़रूरी है, इससे आपकी यहाँ पे हेल्प ही मिलेगी। ठीक है, तो ये भी देखोगे आप यहाँ पे कि डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आया है आपके एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दे रखी है कि कौन से आपके यहाँ पे सॉल्ट के सोल्यूशन को आप यहाँ पे ब्राइन बोलते हो, तो वो आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है सोडियम क्लोराइड। सो नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है द कॉमन एलिमेंट इन ग्राफाइट, फुलरीन, डायमंड एंड ग्राफीन इज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है 10th क्लास के एनसीईआरटी से, पेज नंबर है यहाँ पे 61, और ये है आपका यहाँ पे चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टॉपिक देखने को मिलेगा यहाँ पे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डायमंड, ग्राफाइट, ग्राफीन, फुलेरिन, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके एलोट्रोप्स है। तो बेसिक सी मतलब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको कॉमन एलिमेंट आपको यहाँ पे कौन सा देखने को मिलेगा, वो आपका यहाँ पे होने वाला है कार्बन। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है आपको यहाँ पे, ताकि मैं आपको इंपॉर्टेंस बता पाऊँ एनसीईआरटी की, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके यहाँ पे यूपीएससी के पेपर्स में। चाहे आप यहाँ पे सीडीएस दे रहे हो, या फिर सीएपीएफ दे रहे हो, या फिर कोई भी दूसरा आप एग्जाम दे रहे हो जहाँ पे भी साइंस का सेक्शन हो, या फिर कोई भी अभी मैं बाकी और भी आपके सब्जेक्ट्स की वीडियोस में लाऊंगा, तो वहाँ पे भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि उनके क्वेश्चन के यहाँ पे डायरेक्ट सोर्स क्या थे। ठीक है, तो आपको वहाँ से वो भी हेल्प पता चलेगी। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ मेरा बस मेन मोटिव यहाँ पे ये है कि एनसीईआरटी आपको यहाँ पे करके ही जानी है। ठीक है, कोई भी आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हो, आपके लिए एनसीईआरटी यहाँ पे मस्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। तो यहाँ पे देखो मैं सिंपली यहाँ पे यही बोलूँगा कि जब मैं यहाँ पे एक सीरीज़ लाऊंगा आपके लिए, ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी की, तो वो आपको यहाँ पे ज़रूर फॉलो करनी है। तो वहाँ पे उसका शेड्यूल आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पे मैं आपको शेड्यूल दे दूंगा कि कौन से दिन में हम लोग यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट करेंगे, उस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक करेंगे। तो उसके आपको यहाँ पे ईजी रहेगा, आपको यहाँ पे कि आप साथ साथ रिवाइज भी करते रहोगे, और साथ ही साथ आप अपने नोट्स भी बनाते रहोगे। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे जैसे जैसे देखोगे आप यहाँ पे, अभी आने वाला सबसे क्लोज एग्जाम आपका यहाँ पे सीएपीएफ ही है। उसके बाद आपको यहाँ पे सीडीएस भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे ये है कि आप, अगर आपने अभी तक नोट्स भी नहीं बनाया है, ठीक है, तो यहाँ पे वो भी बना लेना, साथ ही साथ एनसीईआरटी ज़रूर रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब मैं वहाँ पे वो सीरीज़ कराऊंगा, तो हम वहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे यहाँ पे हर एक चीज़ का रीज़न भी। तो वो सीरीज़ आपके लिए यहाँ पे ज़रूर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा आ रहा है द गैस जनरेटेड ऑन रिएक्टिंग जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज। ठीक है, तो देखो ये आपको मिलेगा 10th क्लास के एनसीईआरटी में, ये सेम क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको पेज नंबर आप यहाँ पे नोट कर सकते हो 19 से 20, और चैप्टर है आपका यहाँ पे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल, ये आपका यहाँ पे एक टॉपिक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है, तो ये बेसिकली आपको एक एक्टिविटी दे रखी है प्रैक्टिकल के लिए। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर एसिड्स लाइक HCl। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो HCl, HNO3 एंड CH3COOH। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पे एसिड्स दे रखी है। तो इनसे आपको बोला है कि यहाँ पे आपको रिएक्ट करके रिपीट करना है ये चीज़। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो आपको यहाँ पे डाइल्यूट HCl भी दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको यहाँ पे दे रखा है कि रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट आपको यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में भी आपको यहाँ पे यही क्वेश्चन बेसिकली डायरेक्ट यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे जिंक भी दे रखा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी, सॉरी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि डायग्राम के हेल्प से भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम के बाद आप इस तरफ आओगे जब, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मेटल्स डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड एज हाइड्रोजन गैस
एंड फॉर्म्स कंपाउंड कॉल्ड अ सॉल्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेनली इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जैसा आपको यहाँ पे टॉपिक भी देखने को मिला था कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल, आपका यहाँ पे ये टॉपिक है, तो यही आपको यहाँ पे बोल रहा है कि जब आपके यहाँ पे जो मेटल्स है वो यहाँ पे रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे वो करते क्या है बेसिकली आपका यहाँ पे कि जो आपकी यहाँ पे एसिड यूज हो रही है उसमें से आपका हाइड्रोजन को यहाँ पे हटा देते हैं, या फिर आप बोलो डिस्प्लेस कर देते हैं, और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करा देते हैं, ठीक है। और वो खुद उससे रिएक्ट करके एक सॉल्ट बना देते हैं। तो आप यहाँ पे क्लियरली देखो कि ये इसका एक रिएक्शन है, ठीक है। तो ये रिएक्शन ही आपको यहाँ पे इसमें यहाँ पे पूछ रखा है। तो यहाँ पे आप देखो कि एसिड जब आपके यहाँ पे मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है और एक आपकी हाइड्रोजन गैस बनती है, और यही आपसे यहाँ पे पूछा है द गैस जनरेटेड ऑन रिएक्टिंग जिंक। अब देखो जिंक आपका एक मेटल होता है, ये आपको पता होगा, आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ रखी है तो, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे डायग्राम में भी जिंक के हेल्प से ही आपको यहाँ पे ये करके दिखा रहे हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है, आपके हाइड्रोजन गैस आपकी बेसिकली यहाँ पे फॉर्म होगी, जो आपसे यहाँ पे पूछे कि कौन सी गैस फॉर्म होगी, तो वो आपके यहाँ पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। और यहाँ पे आपको रिएक्शन भी नीचे दे रखा है, और मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि किस तरीके से आप यहाँ पे इजिली फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी यही डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे एनसीईआरटी से देखने को मिला है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे बोल रखा है कि प्योर डीमिनरलाइज वाटर फ्री फ्रॉम ऑल सॉल्युबल मिनरल सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, ठीक है। अब देखो ये सेम टू सेम, ये आपको जो स्टेटमेंट दिख रही है यहाँ पे क्वेश्चन में, सेम टू सेम स्टेटमेंट आप यहाँ पे देख पाओगे। प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर फ्री फ्रॉम ऑल सोल्यूबल मिनरल सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय, देखो यहाँ तक एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब उसके बाद आपसे यहाँ पे यही पूछा है कि कौन से मेथड से आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ऑब्टेन कर सकते हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे नीचे पढ़ोगे, यहाँ पे जो मैंने ब्लू से मार्क कर रखा है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि पासिंग वाटर सक्सेसिवली थ्रू अ कैटायन एक्सचेंज इन H प्लस फॉर्म एंड एन एनायन एक्सचेंज इन OH माइनस फॉर्म रेजिन्स, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब इसका बेसिक यहाँ पे क्या है, अगर आप यहाँ पे मैच करो तो आपको यहाँ पे सी जो आपका यहाँ पे ऑप्शन एकदम मैच करेगा कि पासिंग वाटर थ्रू अ कैटायन एक्सचेंज एंड एन एनायन एक्सचेंज रेजिन बैड, ठीक है। तो उसी की वजह से आप यहाँ पे इसको ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो यहाँ पे कि क्वेश्चन और स्टेटमेंट भी, जो आपका यहाँ पे आंसर भी है, वो एग्जैक्ट सेम आपको यहाँ पे स्टेटमेंट देखने को मिल रही है एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे हो जाता है। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन आया 11th क्लास के एनसीईआरटी से, पेज नंबर 284 है, और चैप्टर आपका है ये हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्यों बोला था कि आपको यहाँ पे ओल्ड एनसीईआरटी करनी है। तो अगर आप यहाँ पे ना न्यू एनसीईआरटी अगर आप देखोगे, जो आपकी यहाँ पे जो लेटेस्ट आपकी जो एनसीईआरटीज आई हैं 2023-24 में, तो यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स को हटा दिया गया है। अब उसमें से एक आपका यहाँ पे चैप्टर है 11th क्लास में, ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली एनसीईआरटी में 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें हाइड्रोजन को भी यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे वो रैशनलाइज एनसीईआरटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अगर आप यहाँ पे न्यू एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, तो आपको ये क्वेश्चन आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ऐसा सोचोगे कि ये तो बाहर से कहीं से क्वेश्चन पूछा गया है और ये मैंने पढ़ा नहीं है, जबकि रियलिटी में ये एनसीईआरटी से ही डायरेक्टली क्वेश्चन आया है। बस यहाँ पे फ़र्क यही है कि न्यू एनसीईआरटी में आपका हाइड्रोजन चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है, वहीं पे ओल्ड एनसीईआरटी। नाउ इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखोगे आप, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि कंसिडर द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और आपको यहाँ पे ये रिएक्शन दे रखी है, और आपको फिर बोला है कि आइडेंटिफाई द स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग एक्टिंग एज ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, ठीक है। तो बेसिकली आपसे यहाँ पे ये रिएक्शन देके आपसे पूछा कि इनमें से कौन सी चीज़ आपकी यहाँ पे एक्ट कर रही है एज एन ऑक्सीडेंट, और कौन सी यहाँ पे रिडक्टेंट की तरह आपकी यहाँ पे एक्ट कर रही है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे 11th क्लास के एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछा गया। पेज नंबर आप यहाँ पे नोट कर सकते हो 269 से 270, और आपका यहाँ पे चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपकी एक प्रॉब्लम आपको बेसिकली दे रखी है यहाँ पे बुक में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे ना डायरेक्टली स्टेटमेंट्स तो आपसे डायरेक्टली पूछी जा रही है जहाँ पे वो समझा रहे हैं, पर साथ ही साथ जो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं ना, उनमें से भी आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपके यहाँ पे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। तो देखो ये आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम है 8.4। यहाँ पे भी आपको डायरेक्टली सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है, आपको यही रिएक्शन देके फिर आपसे पूछा यहाँ पे कि आइडेंटिफाई करना है आपको यहाँ पे कि कौन सा ऑक्सीडाइज है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यही सेम ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपके एग्जाम में डायरेक्टली ही पूछा गया है। तो यहाँ पे आप नीचे आप इधर आओगे आप इस वाले एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि Cu2O हेल्प सल्फर इन Cu2S टू इंक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। देयरफॉर Cui इज एन ऑक्सीडेंट। मतलब यहाँ पे कहने का क्या है, यहाँ पे कि जो Cu2O है वो यहाँ पे बेसिकली सल्फर जो आपका यहाँ पे Cu2S में प्रेजेंट है, उसमें यहाँ पे उसको हेल्प कर रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करने के लिए। तो इसी की वजह से आपका जो यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे Cu1 है,
वो बेसिकली आपका एक ऑक्सीडेंट की तरह यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब आपके यहाँ पे Cu1 आंसर पहले में आएगा तो ये बी और सी तो ऐसे ही गलत हो गया, ऑक्सीडेंट क्या आपका यहाँ पे Cu1 है। अब उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सल्फर ऑफ Cu2s हेल्प्स कॉपर बोथ इन Cu2s इटसेल्फ एंड Cu2O। मतलब यहाँ पे देखो कहने का यहाँ पे क्या है इस वाले स्टेटमेंट में कि जो आपका यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है Cu2s में, वो यहाँ पे कॉपर की हेल्प कर रहा है, जो कि आपका जो कॉपर यहाँ पे दोनों में प्रेजेंट है, एक तो Cu2s में भी प्रेजेंट है और साथ ही साथ Cu2O में भी जो आपका यहाँ पे कॉपर प्रेजेंट है उसको यहाँ पे हेल्प कर रहा है डिक्रीज करने के लिए उसके ऑक्सीडेशन नंबर को, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे जो सल्फर आपका है यहाँ पे बेसिकली जो यहाँ पे Cu2s है वो आपका एक रिडक्टेंट की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो Cu2s आपका रिडक्टेंट हुआ तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो आपकी प्रॉब्लम्स भी आपको यहाँ पे दे रखी है, जो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं, तो उनसे भी आपके यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट आप देखोगे ना, एग्जाम से सेम क्वेश्चन बेसिकली आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में पूछ रखा है वही सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे पेपर में पूछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है Cu1 और Cu2s, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली सल्फर ऑफ Cu2s, ठीक है, ना कि Cu2s, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि सल्फर ऑफ Cu2s है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको आंसर डायरेक्टली देखो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है एनसीईआरटी में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखो देखने को मिल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सेटलिंग ऑफ सीमेंट। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे डायरेक्टली एनसीईआरटी से नहीं आप बोल सकते हो उसको, यहाँ पे बस आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे जो एनसीईआरटी में बेसिकली आपको देखने को मिलेगा तो ये आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी में है और 312th पेज पे आप देखोगे और चैप्टर है आपका यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और टॉपिक अगर आप देखोगे तो टॉपिक आपका रहने वाला है यहाँ पे सीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीमेंट आपका एक टॉपिक है इस चैप्टर में, तो उसके अंदर से आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन बेसिकली आपको यहाँ पे पूछा गया। तो यहाँ पे देखो टॉपिक तो आपको यहाँ पे दे रखा है कि सेटलिंग ऑफ सीमेंट, पर आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि नॉट आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पे पोर्टलैंड सीमेंट आपको यहाँ पे दे रखा है और इसके यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स दे रखे हैं। अब आपको देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि कितने यहाँ पे आपके इस पर्टिकुलर सीमेंट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, किसका कितना परसेंटेज होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो पहला आपका यहाँ पे डाई कैल्शियम सिलिकेट 26%, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट आपका है 51% और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है आपका यहाँ पे 11%, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको जो याद रखनी है कि आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि कौन सा यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे जो आपका ट्राई कैल्शियम जो आपका यहाँ पे सिलिकेट है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे ये वाला है स्पेसिफिकली, तो ये बेसिकली आपके यहाँ पे सीमेंट को हेल्प करता है जल्दी से जल्दी यहाँ पे स्ट्रेंथन करने के लिए। मतलब आप यहाँ पे ऐसा समझ सकते हो, जो आपको यहाँ पे बेसिकली स्टेटमेंट दे रखी है ना, अगर आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ो तो एक आपको जो थर्ड स्टेटमेंट दे रखी है और एक आपको जो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट दे रखी है ना, तो देखो थर्ड स्टेटमेंट अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पे दिखा है द ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटलिंग ऑफ सीमेंट, ठीक है। एक तो आपको यहाँ पे ये दे दिया है और ये आपकी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है कि आपको जो ऐसा अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इनिशियली जो आपको यहाँ पे सेटलमेंट की जरूरत होती है सीमेंट को, वो आपकी यहाँ पे हेल्प करता है उसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। और बाद वाले फेज में आपकी यहाँ पे बेसिकली कौन हेल्प करता है, तो वो आपका यहाँ पे हेल्प करता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। तो ये बाद में हेल्प करता है और ये आपका यहाँ पे पहले हेल्प करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इनिशियल फेज में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हेल्प करेगा और बाद वाले फेज में आपका यहाँ पे डाई कैल्शियम सिलिकेट हेल्प करेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं ना, ये आपस में ही बेसिकली आपका ऐसा बोल सकते हो आप इसको कि कॉन्ट्राडिक्ट है। मतलब एक आपको यहाँ पे बोल रही है कुछ और दूसरा उसको अपोज कर रही है, ठीक है। तो ये इसलिए आपके यहाँ पे बेसिकली गलत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें से ही एक स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत है। अब देखो सी आपको यहाँ पे बोल रहा है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियली सेटलिंग ऑफ सीमेंट, तो अभी मैंने आपको बताया ये तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी। तो गलत कौन सी यहाँ पे, यही गलत है, यही आपका आंसर होने वाला है। अब यहाँ पे बोला क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बोल रखा है डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनल स्ट्रेंथ विच अकर्स इन अबाउट अ ईयर। अब देखो यहाँ पे गलत क्यों है ये, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है यहाँ पे वो इनिशियल फेज में हेल्प करता है सीमेंट को स्ट्रेंथन में, ठीक है। मतलब स्ट्रेंथ उसको प्रोवाइड करता है इनिशियली, ठीक है। सबसे पहले ही जो कंपोनेंट यहाँ पे हेल्प करता है यहाँ पे उसको उस पर्टिकुलर सीमेंट को उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए वो आपका होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और बाद में आपका बेसिकली हेल्प करता है डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो यहाँ पे तो इन्होंने दोनों को ही बोल दिया है कि यहाँ पे ये बाद वाले फेज में हेल्प करते हैं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सी स्टेटमेंट अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पे दे रखा है इन्होंने कि इनिशियल
सेटिंग ऑफ सीमेंट में यहाँ पे हेल्प करता है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये दोनों स्टेटमेंट आपस में यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, और थर्ड स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है और डी आपका यहाँ पे गलत है। यही आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला था कि ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ना, ये आपको बस एक लॉजिकली आपको बस सॉल्व करना था, पर आपको यहाँ पे कि टॉपिक आपको भले यहाँ पे एनसीईआरटी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन या एक से दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे भले आपको बाहर से देखने को मिल रहे हैं, पर मेजोरिटी, ठीक है, मतलब आप ऐसा समझ लो, अगर मान लो 10 क्वेश्चन भी अगर आपकी केमिस्ट्री से आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, तो 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही पूछने को मिल रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट स्टेटमेंट पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से कर लेते हो तो आप 90% तो आप एटलीस्ट सही से क्वेश्चन मार्क करके आ सकते हो। अगर हम यहाँ पे केमिस्ट्री, अगर जैसे हम इस वीडियो में केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री में तो आप यहाँ पे 10 में से 9 क्वेश्चन तो आप इजीली ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पाओगे कि एक दो क्वेश्चन तो आपके यहाँ पे इधर उधर से आते हैं, पर आपको ये भी याद रखना है कि टॉपिक आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है कि आपकी एनसीईआरटी में है, ठीक है। तो टॉपिक तो आपका यहाँ पे एनसीईआरटी में ही है, ठीक। तो टॉपिक आपके यहाँ पे उसी टॉपिक से बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कॉज ऑफ एसिड रेन, ठीक है। कौन सा आपका यहाँ पे कॉज है आपके यहाँ पे एसिड रेन का। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 11th क्लास के एनसीईआरटी में, चैप्टर आपका यहाँ पे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एकदम लास्ट चैप्टर आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, और यहाँ पे पेज नंबर भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हो 410, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लास्ट में ना एक टॉपिक अलग से ही देखने को मिल जाएगा एसिड रेन के ऊपर, और यहाँ पे देखो पीएच के ऊपर भी आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखा है, तो पीएच भी आपको यहाँ पे याद रखना है, 5.6 यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखो इस तरफ में अगर आप आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एसिड रेन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ वैरायटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज दैट इमिट द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि क्या बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे जो आपकी एसिड रेन बनती है ना, वो आपके यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही बनती है। ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो यहाँ पे ऑक्साइड रिलीज करती है नाइट्रोजन की और सल्फर की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब भी आप फॉसल फ्यूल भी आप यहाँ पे बर्न करते हो ना, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि आप यहाँ पे ऑक्सीजन, सॉरी, कार्बन का जो बेसिकली ऑक्साइड होता है, तो उसको भी आप यहाँ पे रिलीज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपके यहाँ पे सल्फर, नाइट्रोजन, तो आपका यहाँ पे आंसर होना ही है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आओगे क्वेश्चन में, अगर आप स्टेटमेंट्स पढ़ते हो, तो आपसे पूछा कि यहाँ पे मेन कॉज क्या है। तो पहला आपको दे रखा है द सन कॉजेज हीटिंग ऑफ अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट आपको अगर हम बात करते हैं तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको देखो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल यहाँ पे भी दे रखा है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट दे रखी है। रिलीजेस ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द एटमॉस्फेयर, तो देखो डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दे रखी है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट होने वाला है, ठीक है। देखो आप यहाँ पे क्लियरली आप खुद भी देख सकते हो कि डायरेक्ट स्टेटमेंट ही आपको यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। उसके नीचे भी अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो वो भी आपको दिख जाएगा कि विच कंटेन सल्फर नाइट्रोजस मैटर सच एज कोल एंड ऑयल इन पावर स्टेशन एंड फर्नेसेस, ऑयल, पेट्रोलियम और डीजल इन मोटर इंजन प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, SO2, जिसका यहाँ पे बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड का यहाँ पे फॉर्मूला है SO2, और नाइट्रोजन का आपका है नाइट्रोजन ऑक्साइड का NO2, ठीक है। तो यही सब आपके यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, और फॉसिल फ्यूल को जब आप बर्न करते हो तो बेसिकली आपका यहाँ पे कार्बन का भी जो आपका ऑक्साइड है वो भी आपका यहाँ पे रिलीज होता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दे रखी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली। अब देखो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है 12th क्लास के एनसीईआरटी से, पेज नंबर है 189 से 190, और आपका चैप्टर है पी ब्लॉक, ठीक है। अब देखो ये जो आपको क्वेश्चन दिया है ना, आप यहाँ पे मैच करो इसको यहाँ पे इस क्वेश्चन से। ये आपके यहाँ पे एनसीईआरटी में 7.16 आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, हूबहू सेम क्वेश्चन, ठीक है, आपको यहाँ पे पेपर में पूछ रखा है। अब देखो यहाँ पे मैच भी कर सकते हो आप कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली, और यहाँ पे भी आपको वही सेम क्वेश्चन आपको पूछा, मतलब जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा आपको एनसीईआरटी की बुक में, वही सेम क्वेश्चन आपको उठा के यहाँ पे पूछ लिया गया है आपके यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पाओगे, यहाँ पे नीचे की तरफ आप अगर आप आते हो तो डाई ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट विद नियरली ऑल मेटल एंड नॉन मेटल एक्सेप्ट सम मेटल्स लाइक AU, जो आपका यहाँ पे गोल्ड होता है, PT मतलब प्लेटिनम होता है, एंड सम नोबल गैसेस, ठीक है। तो मतलब इन सब से आपको यहाँ पे डायरेक्टली आप रिएक्ट नहीं करवा सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस में देखते हो तो आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलेगा कि प्लेटिनम आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये भी देखो आपको डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी बल्कि आपको यहाँ पे एनसीईआरटी से ही डायरेक्टली पूछा गया, और ऑप्शन में अगर आप यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस भी दे रखे हैं, ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है वो भी आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में पूछा, मतलब बताया गया है, बेसिकली आंसर भी आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में ही दिया गया है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द मोस्ट
विच वन इज द मोस्ट अबेंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑन अर्थ। ठीक है, मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अर्थ पे सबसे ज़्यादा अबेंडेंट्स में आपका यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा आपकी क्वांटिटी में कौन सा आपका यहाँ पे एलिमेंट अर्थ पे प्रेजेंट है, आपसे ये बेसिकली पूछा जा रहा है। तो ये देखो आपको यहाँ पे 12th क्लास के एनसीईआरटी में से पूछा गया, पेज नंबर 186, और चैप्टर आपका वही सेम है, पी ब्लॉक। ठीक है, तो जैसा आपको यहाँ पे पता होगा कि आपका यहाँ पे ग्रुप 16 जो है यहाँ पे, ठीक है, ग्रुप 16 में आपका यहाँ पे ऑक्सीजन बेसिकली लाई करता है, और ऑक्सीजन ही इसका यहाँ पे आंसर होने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पे स्टेटमेंट भी आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो कि ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबेंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन अर्थ। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे कुछ लॉजिक भी लगाना हो रहा हो। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे लॉजिक लगाना हुआ, ठीक है, पर मेनली सारे क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट से ही दिए जा रहे हैं, जो आपके यहाँ पे एनसीईआरटी में जो भी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे दी गई है उसी से ही डायरेक्टली क्वेश्चन बने हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे डी ऑप्शन ऑक्सीजन ही आपका यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आ गए हो। ठीक है, मेरा मतलब मेन मोटिव यहाँ पे यही था, आपको यहाँ पे इन एनसीईआरटीज़ की यहाँ पे इंपॉर्टेंस बता सकूँ मैं। साथ ही साथ दूसरी चीज़ कि जब मैं यहाँ पे आपके लिए एनसीईआरटी की यहाँ पे सीरीज़ लाऊँ तो आप उसको अच्छे से यहाँ पे फॉलो भी करो, क्योंकि आपको यहाँ पे इससे इनकी इंपॉर्टेंस पता भी चल रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे एनसीईआरटीज़ की यहाँ पे जो भी हमारा शेड्यूल होने वाला है, तो उस चीज़ के लिए आप यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं आपको सारे शेड्यूल्स वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट भी होता है तो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हो, कोई भी पेपर से रिलेटेड। ठीक है, साथ ही साथ अगर जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बता रखा है उससे रिलेटेड भी अगर कोई डाउट होता है तो वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हो। और इसके बाद अभी मैं यहाँ पे कुछ वीडियोस और लाऊंगा यहाँ पे जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के होंगे, तो उनके भी हम यहाँ पे डायरेक्ट सोर्सेज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे पीवाईक्यूज लगाएंगे, सीएपीएफ के आप बोल सकते हो, ईपीएफओ भी आपके यहाँ पे आने वाला है, तो उसके भी हम यहाँ पे पीवाईक्यूज लगाते रहेंगे। और सेकंड चीज़, हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटीज़ भी हम यहाँ पे शुरू कर देंगे। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे होने वाला है। तो उन सब का आपको शेड्यूल देखने को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लेना। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, दूसरों की यहाँ पे हेल्प हो जाएगी, उनको भी यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे कि कौन से टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्ट सोर्स कौन से हैं, और एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ताकि वो भी यहाँ पे एनसीईआरटीज़ को कवर कर सके एटलीस्ट, और यहाँ पे वो भी सीरीज़ को फॉलो कर सके। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।